मास्टर सुयश अपनी मांग पर लोगों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था, लेकिन यह सब देखकर उसने घृणा से हल्की सी फुंफकार भरी। हालांकि आज का अर्जुन के साथ मुकाबला मास्टर सुयश ने अपने लिए सुरक्षित कर लिया था, फिर भी भीड़ अब तक नहीं हटी थी। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन ने सुयश को इतना नाराज करने के लिए क्या किया था, इसलिए वे सभी तमाशा देखने के लिए रुक गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी अर्जुन नहीं आया, जिससे सुयश अधीर हो गया। उसने झुंझलाते हुए पूछा, वह कहां है? मुझे नहीं पता। आमतौर पर इस समय तक वह आंगन की सफाई कर चुका होता है, लेकिन आज वह अब तक बाहर क्यों नहीं आया, यह समझ नहीं आ रहा। मास्टर सुयश, क्या हमें उसकी झोपड़ी की जांच करनी चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद सुयश ने सिर हिलाया और कहा, यह बढ़िया विचार है। वह तो बस एक तुच्छ झाड़ू लगाने वाला है, और फिर भी उसने इस मास्टर सुयश को इतना इंतजार करवाया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अर्जुन के निवास स्थान का पता कोई राज नहीं था, इसलिए सुयश के आसपास खड़े लोग तुरंत आगे बढ़ गए। जो लोग तमाशा देखने के लिए रुके थे वे भी उनके साथ चल दिए, जिससे एक बड़ा जुलूस बन गया। कुछ ही देर बाद यह समूह अर्जुन की छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गया। जब उन्होंने उसकी दयनीय स्थिति देखी, जिसमें झोपड़ी की दीवारों पर जगह जगह छेद थे, तो वे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। बिना किसी कारण सुयश ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह लड़का यहां रहता है? मास्टर सुयश, क्योंकि अर्जुन एक परीक्षण शिष्य है, उसे अपने कपड़े, भोजन, आवाज और प्रशिक्षण सामग्री खुद ही जुटानी पड़ती है। मुख्य द्वार इन चीजों की व्यवस्था नहीं करता। यह झोपड़ी शायद उसने अपने हाथों से बनाई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुयश खुश होकर हंसा। यह सोचकर कि बारिश के दिनों में अर्जुन कैसे भीगता होगा, उसका मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपना चेहरा गंभीर किया और शेर या बाघ की तरह शान से झोपड़ी की ओर बढ़ा। ऊंची आवाज में उसने स्पष्ट शब्दों में पुकारा, अर्जुन, बाहर निकलो। इस मास्टर सुयश से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि हवा में गूंज उठी। यह मात्र एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि इसमें घोर नफरत भी थी। इस आवाज में भयंकर क्रोध और रक्त पिपासा भरी थी, जिससे सभी उपस्थित शिष्य डर से कांप उठे। यह देखकर साफ हो गया कि अर्जुन और सुयश के बीच की दुश्मनी कोई मामूली बात नहीं थी। मास्टर सुयश गर्व से खड़ा था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि मानो कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। उसने सोचा था कि उसकी गर्जना सुनते ही अर्जुन डर से भागता हुआ आएगा और रहम की भीख मांगेगा, लेकिन वह जितना अधिक इंतजार करता गया, झोपड़ी से कोई हलचल नहीं हुई। सुयश के चेहरे पर अब गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसने दांत पीसते हुए फिर चिल्लाया, अर्जुन, अक्लमंदी दिखाओ और बाहर आओ, वरना हम अंदर घुसकर तुम्हें घसीटकर बाहर निकालेंगे। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब सुयश को अजीब लगा। अगर अर्जुन वास्तव में अंदर होता तो उसकी सांसों की आवाज तो सुनाई देती। कहीं वह यहां नहीं था? सुयश ने अपने साथ आए एक व्यक्ति को इशारा किया। वह तुरंत आगे बढ़ा और एक जोरदार लात मारकर लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया, फिर तेजी से अंदर घुसा। कुछ ही क्षणों बाद वह बाहर आया और मास्टर सुयश को सूचित किया, मास्टर सुयश, अंदर कोई नहीं है। वहां हल्की धूल की परत भी जमी हुई है। ऐसा लगता है कि यह मूर्ख पहले ही जान गया था कि कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए भाग गया। भाग गया? सुयश का गुस्से के मारे खून खौलने लगा। उसने कई दिनों तक इस पल के लिए योजना बनाई थी। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यह अवसर तैयार किया था। उसने इतने सारे शिष्यों को तमाशा देखने के लिए बुलाया था, और अब उसे पता चला कि अर्जुन पहले ही भाग चुका था। यह वैसा था मानो एक शक्तिशाली मुक्का हवा में मारा गया हो और किसी मुलायम कपड़े पर जा गिरा हो। यह भावना उसे बेहद निराश कर गई। पिछले कुछ दिनों में किसी ने अर्जुन को देखा भी नहीं। समझदार व्यक्ति हालात को देखकर फैसला करता है। अर्जुन जानता था कि मास्टर सुयश के कोप का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने पहले ही मुख्य द्वार छोड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि हम इतने समय से उसका इंतजार कर रहे थे और वह नहीं आया। अब जब अर्जुन चला गया तो हमें आसान योगदान अंक भी नहीं मिल पाएंगे। भीड़ में धीमी आवाज में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
ये सभी बातें मास्टर सुयश के कानों में पड़ीं। हालांकि उसे अच्छा लगा कि लोग उसकी ताकत का सम्मान कर रहे थे, लेकिन वह अपनी बदला लेने की इच्छा पूरी नहीं कर सका। इससे उसका मन अशांत ही रहा। कुछ देर सोचने के बाद क्रोध से भरे चेहरे के साथ सुयश ने कहा, वह गंदगी का ढेर तो भाग गया, लेकिन मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। कुछ तो करना ही होगा। इस झोपड़ी को आग लगा दो। इस आदेश से सभी लोग चौंक गए, यहां तक कि सुयश के अपने अनुयायी भी अवाक रह गए। एक ने डरते हुए पूछा, मास्टर सुयश, क्या विद्यालय के अंदर आग लगाना उचित होगा? तुम्हें डर किस बात का है? मास्टर सुयश ने उसे घूरते हुए कहा, अगर आकाश भी गिर पड़े तो उसे संभालने के लिए मैं यहां हूं। और फिर यह झोपड़ी विद्यालय के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अगर यह नष्ट भी हो जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा इस टूटी फूटी झोपड़ी का खड़ा रहना मेरी आंखों को चोट पहुंचा रहा है। यह सुनकर सुयश के अनुयायियों का संकोच दूर हो गया। जब मास्टर सुयश उनके समर्थन में था तो इस झोपड़ी को जलाने में कोई हर्ज नहीं था। आग लगाने से पहले कुछ लोग सूखी घास इकट्ठा करने के लिए इधर उधर गए। थोड़ी ही देर में सब कुछ तैयार हो गया। सुयश ने मुस्कुराते हुए मशाल जलाई, जिसके लौ की चमक ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया, जिससे वह और भी अधिक भयावह लगने लगा। अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें जीने या मरने नहीं दूंगा, दांत पीसते हुए सुयश ने कहा। जैसे ही वह मशाल झोपड़ी में फेंकने वाला था, एक व्यक्ति ने उसका कंधा थपथपाया और रक्त पिपासु ऊर्जा के साथ पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सुयश ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, झोपड़ी जलाने जा रहा हूं। क्यों जला रहे हो मेरी झोपड़ी? उस व्यक्ति की आवाज में गुस्से की झलक थी। सुयश ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, तुम्हारी झोपड़ी? लेकिन जैसे ही उसने बोलने वाले की तरफ देखा, वह एक भेड़िए के सामने आए खरगोश की तरह उछलकर पीछे हट गया। भय से उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह सतर्क मुद्रा में आ गया। उसका डरना स्वाभाविक था, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति बेहद डरावना लग रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बेतरतीब थे, जिनमें झाड़ियों और पत्तों के टुकड़े उलझे हुए थे, और वह पूरी तरह से गंदगी से लथपथ था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे, कपड़े खून से सने हुए थे, और उसकी पीठ पर एक भारी थैला लटका हुआ था, जिसमें क्या था भगवान ही जाने। एक हल्की हवा चली, जिससे उसकी फटी हुई पैंट हिली और उसके मजबूत घने बालों वाले पैर दिखाई दिए। हवा में अर्जुन के मैले शरीर की तीखी दुर्गंध फैल गई, जिसे सुयश सहन नहीं कर सका। उसका चेहरा सिकुड़ गया और यह दृश्य देखते ही उसका मन उल्टी करने को हुआ। उसका हाव भाव और उसकी स्थिति कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अगर वह एक हाथ में टूटा हुआ कटोरा पकड़ लेता तो वह किसी भिखारी से कम नहीं लगता, लेकिन आखिर क्यों उसे यह चेहरा परिचित लग रहा था? सुयश ने ध्यान से देखा और फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल सोचने के बाद वह चिल्लाया, अर्जुन! अगर यह अर्जुन नहीं था तो और कौन हो सकता था? भले ही उसका शरीर बदला हुआ लगे और उसका चेहरा गंदगी से भरा हो, लेकिन सुयश, जिसने अर्जुन से नफरत की हद पार कर दी थी, उसे पहचानने में कैसे चूक सकता था? अर्जुन भी सुयश को पहचान गया। चौड़ी मुस्कान के साथ उसने अपने चमकते सफेद दांत दिखाए और कहा, अगर यह हमारे साथी शिष्य सुयश नहीं है, जिन्होंने काली अमरूद गांव में खुलेआम दूसरों को फंसाने की कोशिश की थी? उसकी आवाज में गहरा उपहास था, जिसने सुयश के चेहरे को शर्म से लाल कर दिया। पैर पटकते हुए सुयश बोला, अर्जुन, तुमने स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक के द्वार पर दस्तक दी है। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम मुझसे उलझना चाहते हो? भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन ने पूछा। बिल्कुल, सुयश ने गर्व से चिल्लाया। क्या तुम सोच रहे थे कि मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं? अगर तुम्हें मुझसे कोई हिसाब चुकता करना है तो सीधे मुझसे मिलो। मेरी झोपड़ी जलाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। सुयश ने तुरंत मशाल फेंक दी और उसे अपने पैरों से कुचलने लगा, जैसे वह अर्जुन को ही रौंद रहा हो। मशाल पर गुस्सा निकालने के बाद अंततः वह बुझ गई। इस छोटे से विराम ने वहां खड़े लोगों को स्थिति समझने का अवसर दिया। अब वे जान गए कि अर्जुन डरकर भागा नहीं था,
बल्कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गया था। लेकिन ऐसा कौन सा काम था जिसने उसकी हालत इतनी दयनीय कर दी थी? इतना खून, क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं था? और उसके कपड़ों पर कट के निशान जो किसी तेज हथियार से बने लग रहे थे, यह किसके साथ जीवन और मृत्यु का संघर्ष था? अर्जुन के शरीर पर लगे गहरे घाव स्वाभाविक रूप से फूलदार मकड़ी से हुई लड़ाई के निशान थे। तब उसके पास इन्हें ठीक करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे छोटे लड़के को जल्द से जल्द गांव ले जाकर वैद्य को दिखाना था। इसके बाद थकावट के कारण वह बेहोश हो गया और तब तक सोता रहा जब तक यह निश्चित नहीं हो गया कि बच्चा सुरक्षित है। अर्जुन अगली सुबह तक सोया रहा। जब उसने देखा कि छोटा लड़का जाग गया है और ठीक है, तो वह तुरंत गुरुकुल की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसकी झोपड़ी के आसपास जमा थे। सभी के हाथों में मशालें थीं और ऐसा लग रहा था कि वे उसकी झोपड़ी जलाने वाले हैं। लेकिन अर्जुन ऐसा कैसे होने दे सकता था? स्वाभाविक रूप से उसने जाकर कारण पूछने का फैसला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि परेशानी खड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टर सुयश होगा। जैसे ही झोपड़ी का मालिक वहां पहुंचा, झोपड़ी जलाने की योजना बनाने वाले सुयश को जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, यह मत कहना कि इस मास्टर सुयश ने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम सिर्फ रुको जरा। अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया और आराम से अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। अरे! सुयश के शब्द अधूरे रह गए। यह ऐसा था जैसे उसने गलती से कोई गंदगी निगल ली हो, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। मास्टर सुयश, यह आदमी तो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। किसी ने सुयश का पक्ष लेते हुए आवाज लगाई। हाँ, सुयश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बाद में इसे बेरहमी से पीटो। मैंने सुना है कि यह लड़का कभी हार नहीं मानता, तो इसे पीटने में कोई रहम मत करना। आज मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। जी। अंदर जाकर अर्जुन ने अपनी पीठ से थैला उतारा। इस थैले में जड़ी बूटियां थीं जो उसने 3 दिन के कठिन परिश्रम से पहाड़ों में इकट्ठी की थीं। अगर वह पहले उन्हें सुरक्षित नहीं रखता तो उसका मन शांत नहीं रहता। जब वह बाहर निकला तो उसने गंभीर स्वर में सुयश से पूछा, तो तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? सुयश की आंखों में घृणा और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में आकर खून की उल्टी कर देगा। इससे पहले कि वह अपनी जबरदस्त तैयार की हुई बातें कह पाता, अर्जुन ने उसे रोक दिया था। लेकिन अब जब अर्जुन ने स्वयं उससे पूछा तो वह और अधिक उत्तेजित हो गया। चिल्लाते हुए उसने कहा, अर्जुन, यह मत कहना कि इस मास्टर सुयश ने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम यहां सभी शिष्यों के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे अपना दादा कहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, वरना हाँ हाँ हाँ। उसके शब्दों में छिपी धमकी साफ झलक रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया और सुयश को देखकर गहरी उदासी के भाव से कहा, अकृतज्ञ। भीड़ चौंक गई, सुयश भी चौंक गया। सब सोच रहे थे कि यह अकृतज्ञता कैसे हुई। तुम कहना क्या चाहते हो? सुयश ने गुस्से में पूछा। क्या यह स्पष्ट नहीं है? आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे बताओ, क्या अद्वितीय गुरुकुल में तुम्हारे कोई वरिष्ठ हैं? तो तुम्हारी आंखें अभी भी ठीक से काम कर रही हैं। यह सुनकर सुयश का घमंड और बढ़ गया। अर्जुन मुस्कुराया। ठीक वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। सुयश के पास कोई ऊंची पहुंच अवश्य थी, वरना वह इतनी धृष्टता से कैसे व्यवहार करता? तुम्हारे वरिष्ठों का गुरुकुल में काफी प्रभाव है ना? अर्जुन ने फिर पूछा। वह एक वरिष्ठ गुरु हैं। सुयश ने गर्व से कहा, मेरी बड़ी बहन भी एक मुख्य शिष्या है। अगर वह चाहें तो सिर्फ एक उंगली उठाकर तुम्हें खत्म कर सकती हैं। अर्जुन ने समझ लिया। अब उसे सुयश के व्यक्तित्व और शक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी हो चुकी थी। उसने सुयश की पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल सही। कितना अकृतज्ञ। क्या सही या गलत? सुयश आगा बबूला हो गया। उसे लगा कि अर्जुन उसे इधर उधर घुमा रहा था और उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया। उसे अब भी समझ नहीं आया कि अर्जुन का मतलब क्या था। इतनी सी बात भी नहीं समझ रहे? तुम्हारी बुद्धि कैसे विकसित हुई? भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन ने कहा और धैर्यपूर्वक समझाया,
तुम्हारी बहन का दर्जा मुझसे ऊंचा है, इसका मतलब वह मेरी वरिष्ठा हुई। अगर मैं तुम्हें दादा कहूं तो तुम्हारी बहन तुम्हें क्या कहेगी और तुम्हारे गुरु तुम्हें क्या बुलाएंगे? यह तो सरासर अकृतज्ञता होगी। अगर मैं वह वरिष्ठ गुरु होता तो तुम्हें निर्जन घाटी में कैद कर देता ताकि जीवन भर तुम वहां से बाहर निकलने का सपना भी न देख सको। मास्टर सुयश का पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। निर्जन नाग गह्वर अद्वितीय गुरुकुल का सबसे भयावह स्थान था। गुरुकुल की स्थापना के सैकड़ों वर्षों में जो भी शिष्य नियम तोड़ता या कोई गंभीर अपराध करता, उसे वहां फेंक दिया जाता और फिर कभी नहीं देखा जाता। एक बार अगर कोई निर्जन नाग गह्वर में फेंका गया तो उसका बच पाना असंभव था। निर्जन नाग गह्वर, ये 3 शब्द पूरे क्षेत्र में भय और दहशत के पर्याय थे। सुयश अर्जुन से नहीं डरता था, लेकिन इन 3 शब्दों ने उसके भीतर तक भय भर दिया था। सुयश के साथ आए एक व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका मनोबल गिर रहा था और तुरंत बोला, मास्टर सुयश, यह लड़का केवल अपनी बातों से लोगों को भ्रमित कर रहा है। आज हम यहां आपको न्याय दिलाने आए हैं। खुद को संभालते हुए सुयश ने चिल्लाकर अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश की। अर्जुन, बकवास मत करो। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे क्षमा नहीं मांगते तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जन्म लेने पर पछताओगे। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं और कहा, शिष्य सुयश, क्यों ना हम हाथ आजमाएं? सुयश ने घृणा से उत्तर दिया, मैं चाहता तो हूं, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तपोनिष्ठ शरीर नवम स्तर पर हूं। यह सुनकर अर्जुन समझ गया। अद्वितीय गुरुकुल के नियमों के अनुसार यदि किसी को चुनौती देनी हो तो स्तर का अंतर 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। सुयश वास्तव में अर्जुन से लड़ नहीं सकता था क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसीलिए सुयश अपने साथ इतने लोग लेकर आया था। वे केवल तमाशा देखने के लिए नहीं थे। मुस्कुराते हुए सुयश ने अर्जुन को तिरस्कार से देखते हुए कहा, भाइयों, यह अर्जुन तपोनिष्ठ शरीर 3य स्तर पर है। कौन इस पर दया करके इससे मुकाबला करना चाहेगा? तपोनिष्ठ शरीर 3रा स्तर, कितना ऊंचा स्तर! भीड़ जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि वहां मौजूद कोई भी शिष्य अर्जुन से पहले गुरुकुल में आया था और सभी उससे अधिक शक्तिशाली थे। मास्टर सुयश, मुझे आज्ञा दें। मेरा स्तर 5वां है। यह इसे परखने के लिए पर्याप्त होगा। एक शिष्य भीड़ से बाहर निकला और अर्जुन को तिरस्कार से देखने लगा। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उनके पास जो जानकारी थी वह बहुत पुरानी हो चुकी थी। अगर यह 5 दिन पहले होता तो वह सच में तपोनिष्ठ शरीर 3य स्तर पर होता, लेकिन अब परिस्थिति अलग थी। लेकिन अर्जुन को यह बात सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं थी। 5 दिनों में 2 स्तरों की वृद्धि अस्वाभाविक लगती और इस तरह की चीजें अनावश्यक ध्यान आकर्षित करती। सुयश के साथ आए व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, मेरा नाम विशाल है। आज तुम्हें हराने वाला मैं हूं, यह याद रखना। मैंने याद कर लिया, अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया। अर्जुन ने सोचा, यह विशाल शायद सिर्फ सुयश का सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा था। विशाल ने उंगलियां चटकाते हुए तिरस्कार से कहा, अर्जुन, ताकि तुम यह ना कह सको कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, मैं तुम्हें 3 वार करने दूंगा। अगर तुम मुझे 1 कदम भी पीछे धकेल सको तो यह तुम्हारी जीत होगी। अगर नहीं तो कृपया यह मत कहना कि मैं निर्दयी था। इस तरह की चुनौती में घोर तिरस्कार था। सुयश, जो यह देख रहा था, उसकी खुशी 2 गुनी हो गई। विशाल सही मायनों में अपमान करना जानता था। उसकी शब्दावली भी बहुत सटीक थी। हालांकि तपोनिष्ठ शरीर 3य स्तर और 5वें स्तर के बीच केवल 2 स्तरों का अंतर था, फिर भी यह दूरी किसी नदी के समान गहरी थी। इस स्तर के शिष्यों के लिए उनकी शक्ति का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था। वातावरणीय ऊर्जा चारों ओर व्याप्त थी, लेकिन इस समय अर्जुन की स्थिति दयनीय थी। एक नजर डालते ही कोई भी देख सकता था कि उसने किसी कठिन परीक्षा का सामना किया है। वैसे भी वह पहले से ही बहुत दुबला पतला और कुपोषित था, जिससे लोग उसे आसानी से कमजोर समझ लेते थे। मौजूद लगभग हर व्यक्ति को यही लग रहा था कि अर्जुन आज इस विपत्ति से बच नहीं पाएगा।
यहां तक कि एक निकटवर्ती वृक्ष पर बैठी कनक चौहान भी यही सोच रही थी। कनक, जो अब अंधकार सभा की एक शिष्या बन चुकी थी, विशेष रूप से इस लड़ाई के परिणाम को दर्ज करने के लिए आई थी। जैसे ही अर्जुन ने प्रहार किया, कनक चौहान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अर्जुन की ऊर्जा, मार्गों में वातावरणीय ऊर्जा सक्रिय हो उठी थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह कम से कम तपोनिष्ठ शरीर के चौथे स्तर पर पहुंच चुका था, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति इससे भी अधिक प्रतीत हो रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले तो वह तपोनिष्ठ शरीर के तीसरे स्तर पर था। वह धूर्त शिष्य, उसने अपनी असली शक्ति को छुपाकर न केवल सभी को चौंका दिया, बल्कि कुछ को पेड़ से गिरने के लिए भी मजबूर कर दिया। यह तो अत्यधिक घृणास्पद था। अनजाने में कनक चौहान ने अपनी दुखती कमर का सारा दोष अर्जुन पर मढ़ दिया। अर्जुन ने उस स्थान की ओर नजर दौड़ाई जहां कनक छिपी थी। जब वह गिरी थी तो अर्जुन को उसकी हल्की चीख सुनाई दी थी, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वह उसे देख नहीं पाया। चूंकि उसे कुछ असामान्य नहीं लगा, उसने आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी। फिर उसने अपनी मुट्ठी को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे पूरी तरह संतोष नहीं हुआ। निश्चित रूप से अर्जुन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि यह उसका पहला युद्ध था जब से उसने स्वर्ण शरीर प्राप्त किया था। अपनी शक्ति को ठीक से नियंत्रित न कर पाने के कारण विशाल सिंह दूर जा गिरा। मूल रूप से उसने केवल उसे कुछ कदम पीछे धकेलने का इरादा किया था, लेकिन उसकी शक्ति उससे अधिक निकली जितना उसने सोचा था। इस बीच यश प्रताप सबसे पहले संभला। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुमने धोखा दिया। अर्जुन ने शांति से यश प्रताप की ओर देखा। यश शिष्य, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मैंने कब धोखा दिया? यश प्रताप निरुत्तर हो गया। सचमुच अर्जुन ने कब धोखा दिया? विशाल सिंह ने खुद ही खड़े होकर 3 वार झेलने की घोषणा की थी, और वास्तव में उसे सिर्फ 3 वार में हरा दिया गया। इतने सारे लोगों के सामने अर्जुन धोखा कैसे दे सकता था? यश महाराज, ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी गलत थी। यह लड़का तपोनिष्ठ शरीर के तीसरे स्तर पर नहीं है। मुझे लगता है कि वह पहले ही रैंक बढ़ा चुका है, वरना वह विशाल सिंह को कैसे हरा सकता था? किसी चतुर व्यक्ति ने धीरे से यश प्रताप के कान में फुसफुसाया। तो ऐसा था। यश प्रताप ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गहरा हो गया। विशाल सिंह बहुत घमंडी था। अगर उसने प्रतिकार किया होता तो वह हारता नहीं। यश प्रताप के मन में विशाल सिंह की हार का कारण सिर्फ उसका विरोधी को कम आंकना था। उसे विश्वास था कि भले ही अर्जुन ने स्तर बढ़ा लिया हो, वह अधिकतम तपोनिष्ठ शरीर के चौथे स्तर तक ही गया होगा। इस बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुए यदि विशाल सिंह ने प्रतिक्रिया दी होती तो अर्जुन की हार निश्चित थी। भाई अर्जुन, तुमने अपनी शक्ति को अच्छे से छुपाया, यश प्रताप ने ठंडी और रूखी आवाज में कहा। वह आज अपनी बदला लेने की योजना में असफल रहा था, जिससे उसके भीतर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। अभी के लिए यह दुश्मनी टल गई है, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे, यश प्रताप ने अर्जुन से ठंडी आवाज में कहा। फिर हाथ हिलाकर वह अपने लोगों को ले जाने लगा। कुछ लोगों को संकेत दिया कि वे अचेत विशाल सिंह को उठा लें, लेकिन जाने से पहले उसने अर्जुन की ओर एक तीखी नजर डाली। यह प्रतिद्वंद्विता अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन ने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार अद्वितीय गुरुकुल में केवल गुरुकुल के नियम चलते थे। यदि कोई परेशानी खड़ी करनी हो तो केवल द्वंद्व के रूप में ही की जा सकती थी। इसके अलावा उसे अब भी दूसरों के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता थी, वरना वह अपनी वास्तविक वृद्धि को कैसे समझ पाता। इस सोच के साथ अर्जुन को लगा कि यश प्रताप के साथ उसकी यह प्रतिद्वंद्विता उसके लिए एक वरदान बन सकती है। आज की लड़ाई पर्याप्त रोमांचक नहीं थी। अर्जुन को पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली। यश प्रताप के जाने के बाद भीड़ भी धीरे धीरे तितर बितर हो गई, लेकिन उनमें से कई लोग अभी भी इस चमत्कार को मन ही मन दोहरा रहे थे। 2 वर्षों में पहली बार अर्जुन ने अपनी पहली जीत हासिल की थी। भले ही यह बहुत तेज था, फिर भी यह एक विजय थी।
इस युद्ध की खबर जल्द ही गुरुकुल के शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गई। कई लोग उन शिष्यों से इसका विवरण सुनने के लिए उत्सुक थे जो वहां मौजूद थे। अगर सुयश का दर्जा इतना ऊंचा न होता तो यह खबर अब तक चारों दिशाओं में फैल चुकी होती, लेकिन चूंकि इसमें सुयश शामिल था, इसलिए शिष्य केवल आपस में फुसफुसाकर इसकी चर्चा कर रहे थे। अर्जुन की छोटी झोपड़ी में अब शांति लौट आई थी। आसमान की ओर देखते हुए अर्जुन थोड़ा निराश हुआ। सुयश की वजह से हुए इस झगड़े के कारण उसका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया था, जो उसे तपोनिष्ठ शरीर ग्रंथ का अभ्यास करने में लगाना था। यह वास्तव में अफसोसजनक था। अर्जुन ने अपने अतिरिक्त कपड़े निकाले और झोपड़ी के पास के छोटे तालाब की ओर चला गया। अपने फटे पुराने कपड़े उतारते हुए वह स्नान की तैयारी करने लगा। पिछले कुछ दिनों में वह पहाड़ों में घूमता रहा था और फिर फूलदार मकड़ी से लड़ाई की थी, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। चुपचाप एक युवती प्रिया झोपड़ी के पास आकर अर्जुन के वास्तविक स्तर का पता लगाने के लिए जासूसी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के कोने से झांका, उसकी आंखों के सामने एक जोड़ी उज्जवल सफेद पीठ दिखाई दी। अर्जुन पहले ही पूरी तरह नग्न हो चुका था और पानी में गोता लगाने की मुद्रा में खड़ा था। प्रिया का चेहरा तुरंत गहरे लाल रंग का हो गया। हालांकि उसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन वह अभी भी एक मासूम लड़की थी। उसने आज तक किसी पुरुष के शरीर का एक अंश भी नहीं देखा था, तो फिर यह दृश्य कैसे सहन कर सकती थी? बहुत ही लज्जाजनक। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह तुरंत छिप गई। आज ही क्यों? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह देखने का समय नहीं था, बल्कि अर्जुन के रहस्य को जानने का समय था। लेकिन अब पैर पटकते हुए वह झट से वहां से चली गई। यह शिष्य कितना निर्लज्ज है। प्रवेश परीक्षाएं बहुत ही ढीली हो गई हैं। गुरुकुल में कोई खुलेआम इस तरह कैसे स्नान कर सकता है? यह तो बहुत ही शर्मनाक है। तालाब में अर्जुन अपने शरीर को धोते हुए उसका निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि जब से उसने तपोनिष्ठ शरीर ग्रंथ का अभ्यास शुरू किया था, तब से उसकी मांसपेशियां और मजबूत हो गई थीं। हालांकि वह अभी भी पतला था, लेकिन अब उसकी काया संतुलित और सशक्त लग रही थी। इसके अलावा फूलदार मकड़ी से हुई लड़ाई के घाव अब लगभग ठीक हो चुके थे। केवल उसके हाथ पर जो गहरा घाव था, उसमें अभी भी हल्का दर्द था। आखिरकार यह घाव मकड़ी के पैरों से आर पार हो गया था। तो यह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता था? लेकिन यह उतना गंभीर नहीं था जितना उसने सोचा था। कुछ दिनों में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस घातक लड़ाई को याद करके अर्जुन उत्साहित हो उठा। न जाने क्यों, जितनी अधिक खतरनाक स्थिति होती, उतना ही उसका उत्साह बढ़ जाता। क्या वह स्वभाव से ऐसा था? क्या उसने अब तक अपने इस पक्ष को नहीं पहचाना था? इस बारे में सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और तालाब में डुबकी लगा ली। वह कुछ देर तक सतह पर नहीं आया। हालांकि अर्जुन के पास कई कार्य थे, लेकिन उसने नहाने के लिए समय निकाल ही लिया। इसके बाद उसने कपड़े पहने और अपने झाड़ू लगाने के काम में जुट गया। आखिरकार यह गुरुकुल में उसका सौंपा हुआ कार्य था और उसे इसे पूरी निष्ठा से निभाना था। झाड़ू लगाते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि अन्य शिष्यों की निगाहें अजीब थीं। वे संदेह से भरी थीं, क्योंकि उन्होंने सुबह का उसका मुकाबला देखा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन ने विशाल हु को बेहोश कैसे कर दिया। लेकिन अर्जुन बिना किसी चिंता के अपने काम में लगा रहा। काम खत्म करने के बाद वह अपनी झोपड़ी में वापस गया और अपना थैला खोला। उसमें से उसने इकट्ठी की गई जड़ी बूटियां निकाली और 3 पत्ती अराजकता पुष्प और मृत जड़ी बूटी को अलग रखकर बाकी जड़ी बूटियों को वापस थैले में रख दिया। ये अतिरिक्त जड़ी बूटियां अर्जुन के लिए बेकार थीं, लेकिन वह इन्हें योगदान हॉल में बेच सकता था और कुछ योगदान अंक कमा सकता था। थैला बांधकर वह निकलने ही वाला था कि एक विचार आया और उसने अपने कपड़े बदल लिए। उसने फटे पुराने खून से सने कपड़े पहने और अपना चेहरा थोड़ा गंदा कर लिया। फिर योगदान हॉल की ओर चल दिया। योगदान हॉल में कोषाध्यक्ष मेहता अपने काउंटर के पीछे बैठे हुए चाय पी रहे थे। वह अपने पैर लटकाए मस्ती में गुनगुना रहे थे। अचानक हॉल के दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। मेहता ने ऊब कर सिर उठाया
और जैसे ही वह उस शिष्य को डांटने वाले थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुबह सुबह कोई उनकी शांति भंग करने आ गया था, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को थका मांदा और बुरी हालत में चलते देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अर्जुन के कपड़े अब कपड़े नहीं रह गए थे, उसकी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं और उसकी हालत किसी भिखारी जैसी थी। हॉल के द्वार पर खड़ी 2 महिला शिष्यों ने यह देखा और चौंक कर पीछे हट गईं। कोषाध्यक्ष मेहता की आत्मसंयम की परीक्षा हो गई। वह तो पहाड़ों और समुद्रों की यात्रा कर चुके थे, पर इस दृश्य ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने मुंह की चाय जोर से उगल दी। अरे अर्जुन, तुम्हारी यह हालत कैसी हो गई? मेहता लगभग पागल हो गए और तेजी से उठकर अर्जुन को देखे गए। काउंटर तक पहुंचते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं लौट आया। बहुत कष्ट उठाए होंगे, है ना? मेहता ने सहानुभूति भरी नजर से उसे देखा। कुछ दिन पहले अर्जुन जब यहां आया था तब वह स्वस्थ था, लेकिन अब वह ऐसा दिख रहा था मानो किसी भूतहा जंगल से लौटा हो। मुश्किल में था। अर्जुन ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने थैले को खोला और अंदर की जड़ी बूटियां दिखाईं। मेहता जी, क्या योगदान हॉल इन्हें स्वीकार करेगा? मेहता ने जड़ी बूटियों को देखा और भौहें चढ़ा लीं। ये साधारण श्रेणी की निम्न स्तर की जड़ी बूटियां थीं और इनकी बहुत अधिक कीमत नहीं थी। योगदान हॉल में पहले से ही ये जड़ी बूटियां भरपूर मात्रा में थीं, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की आंखों में उम्मीद देखी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अच्छा, हम स्वीकार करेंगे। हर 2 जड़ी बूटियों के लिए 1 योगदान अंक मिलेगा। ठीक है, कृपया गिन लीजिए। बिना किसी मोल भाव के अर्जुन ने थैला आगे बढ़ा दिया। कोषाध्यक्ष मेहता ने ऊपर देखा और अर्जुन के चेहरे पर उत्साह और घबराहट दोनों देखी। वह भी सतर्क हो गए। धीरे धीरे उन्होंने थैले को खोला और अंदर की सामग्री को गौर से देखने लगे। वह लगभग 1 कटोरे के आकार का था, गहरे लाल रंग का, दिखने में एक मशरूम जैसा, किसी फफूंदी की तरह। यह सच में असाधारण लग रहा था। उसमें एक स्वर्गीय और पृथ्वी जैसी ऊर्जा महसूस हो रही थी। खांसी, खांसी। कोषाध्यक्ष मेहता अचानक 2-3 बार खांसने लगे। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, यह क्या चीज है? मेहता ने उसे अजीब नजरों से देखा और जवाब देने के बजाय पूछा, तुम्हें यह कहां मिला? पहाड़ में एक गुफा के अंदर। वहां एक प्रथम स्तर का राक्षसी जीव भी इसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन मरने की बजाय मैंने उसे मार दिया और इसे अपने साथ ले आया। मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा सामना एक राक्षसी जीव से हुआ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सुरक्षा क्षेत्र से बाहर मत जाना? मैंने सुरक्षा सीमा पार नहीं की। मुझे भी नहीं पता कि वह जीव काली पवन पर्वत के सुरक्षित क्षेत्र में क्या कर रहा था, अर्जुन ने दुखी स्वर में कहा। मेहता ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। वह सिर्फ यह सोच रहे थे कि इस लड़के की ताकत इतनी भी नहीं थी कि वह एक राक्षसी जीव से लड़ सके। यह निश्चित ही बहुत कठिन लड़ाई रही होगी। ये बेचारा इतनी कम उम्र में ही कितनी कठिनाइयां सह चुका था। सिर्फ 3 दिनों में ही उसने इतनी मुसीबतें झेली थीं और बदले में केवल 16 योगदान अंक कमाए थे। ऊपर से एक राक्षसी जीव से सामना भी कर लिया, जिसमें उसकी जान जाते जाते बची। अगर उसे यह बता दिया जाए कि यह चीज वास्तव में कितनी अनमोल है, नहीं, यह उचित नहीं होगा। वैसे भी इस बूढ़े आदमी ने कभी कभार ही अच्छे काम किए हैं, तो इसे भी एक पुण्य समझ लो। अर्जुन ने मेहता के चेहरे के भावों को बदलते देखा, लेकिन उनके मुंह से कोई उत्तर नहीं निकला, जिससे वह अधीर हो गया। वह कुछ पूछने ही वाला था कि मेहता ने जल्दी से अपनी चाय का एक घूंट लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे छोटे, तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। यह सुनते ही अर्जुन का सारा तनाव समाप्त हो गया। उसे डर था कि अगर यह चीज बेकार निकली तो यह बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मेहता जी, यह वास्तव में क्या है और यह कितने योगदान अंकों की है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। ओह, यह चीज रक्त मशरूम कहलाती है। यह एक दुर्लभ औषधीय सामग्री है। यह सामान्य। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्होंने अर्जुन के गिरते हुए चेहरे को देखा और जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहा, नहीं नहीं, यह पृथ्वी श्रेणी की निम्न स्तर की जड़ी बूटी है। हाँ, यह सच में पृथ्वी श्रेणी की निम्न स्तर की जड़ी बूटी है।
उन्होंने इतनी मजबूती से यह कहा कि वे खुद भी इस पर विश्वास करने लगे। पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। अर्जुन सुखद आश्चर्य में पड़ गया। मेहता जी, क्या आप निश्चित हैं कि आपने गलत नहीं देखा? अपना चेहरा गंभीर बनाते हुए मेहता बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में न जाने कितनी खांसी जड़ी बूटियां पर रखी हैं। यह अनुभवी आंखें कभी गलत नहीं देखती। तो इसे कितने योगदान अंकों में बदला जा सकता है? अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। चलो 20 अंक दे देता हूं। इतना कम? अर्जुन थोड़ा निराश हुआ। भले ही यह बहुत उच्च स्तर की जड़ी बूटी न थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इसे कम से कम 20 से 40 अंकों में बेचा जा सकता है। इतना भी कम नहीं है बच्चे। मेहता ने सोचा कि वह पहले ही बहुत अधिक अंक दे चुके हैं। फिर एक तर्क देते हुए बोले, हालांकि यह रक्त मशरूम पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर की जड़ी बूटी है, लेकिन यह आकार में छोटा है और इसकी उम्र भी बहुत अधिक नहीं है, इसीलिए यह सिर्फ 20 अंकों के लायक है। ओह! बिना कोई बहस किए अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, 20 अंक ही सही। मेहता ने सिर हिलाते हुए लेन देन को अपनी खाता पुस्तक में दर्ज कर लिया। इस पहाड़ी यात्रा ने अर्जुन के लक्ष्य को पूरा कर दिया था, जिससे उसे 3 पत्ती अराजकता, पुष्प और मृत जड़ी बूटी मिल गई थी। इसके अतिरिक्त उसने कुल 36 योगदान अंक अर्जित किए। यदि उसमें पहले से प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ लिया जाए तो उसके पास अब कुल 48 योगदान अंक हो गए थे। क्षण भर के लिए अर्जुन ने खुद को समृद्ध और शक्तिशाली महसूस किया। हालांकि इस पहाड़ी यात्रा ने अर्जुन को जड़ी बूटियों से अच्छी खासी योगदान अंक दिलाए, लेकिन इसने उसके साधना के बहुमूल्य समय को भी बर्बाद किया। इसके अलावा इन जड़ी बूटियों को खोजने के लिए उसे भाग्य का सहारा लेना पड़ा और पूरी यात्रा ने उसे बहुत थका दिया। अर्जुन ने तय किया कि अंतिम उपाय के रूप में ही वह ऐसा करेगा। योगदान अंक एकत्र करने का मुख्य कारण उसकी साधना को आगे बढ़ाना था। अर्जुन जानता था कि इन दोनों चीजों, योगदान अंक और साधना में से कौन अधिक महत्वपूर्ण थी, और उसने लालच के कारण अपनी दृष्टि कभी नहीं खोई। अब उसने 3 पत्ती अराजकता पुष्प की अच्छी मात्रा एकत्र कर ली थी। उसे गुफा में लगभग 30-40 पुष्प मिले थे, लेकिन मृत जड़ी बूटी की मात्रा बहुत कम थी। उसके पास केवल 5-6 थीं। यदि उसे इनका उपयोग साधना में करना था तो उसे योगदान हॉल से कुछ और लेना पड़ेगा, और वह इसके लिए तैयार था। अपनी योजना को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने कहा, मेहता जी, मुझे 10 मृत जड़ी बूटी दे दीजिए। कोषाध्यक्ष मेहता ने अर्जुन की ओर देखा और यह सोचने लगे कि उसे इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता क्यों थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। वे केवल बैठे और बोले, 10 सामान्य श्रेणी की निम्न स्तर की जड़ी बूटियां, 10 योगदान अंक। क्या तुम इन्हें लेना चाहोगे? संशय से चढ़ाते हुए अर्जुन ने पूछा, यह सही नहीं लग रहा। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि 2 जड़ी बूटियों के लिए 1 योगदान अंक चाहिए? खरीद मूल्य और बेचने का मूल्य अलग अलग होते हैं, मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें एक व्यापारी का अंदाज झलक रहा था। गुस्से में अर्जुन ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आप पूरी तरह से सस्ता खरीद कर महंगा बेच रहे हैं। यह तो बहुत ही अनुचित है। क्या आपकी अंतरात्मा को कुत्ते खा गए हैं? हाथ हिलाते हुए मेहता बोले, यह मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि मुख्य द्वार द्वारा निर्धारित मूल्य है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल लेन देन का प्रबंधन करता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुख्य द्वार बिना लाभ के 3000 शिष्यों की देखभाल कर सकता है? अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसमें कुछ तर्क था। आखिरकार यह एक व्यापार था, और यदि अद्वितीय गुरुकुल को कोई लाभ न होता तो वह 3000 शिष्यों को कैसे बनाए रखता? अंत में कोई भी उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। तो क्या तुम अभी भी मृत जड़ी बूटी लेना चाहते हो? अर्जुन के चेहरे की तकलीफ देखकर मेहता का मन प्रसन्न हो गया। हां, मैं लूंगा, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। सूनर और लेटर उसे इनका उपयोग करना ही होगा, और उसने तय किया कि वह इन्हें पहाड़ में खोजने नहीं जाएगा, तो खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेहता पीछे के हॉल में गए और कुछ ही देर में मृत जड़ी बूटी लेकर लौटे।
अर्जुन ने ध्यान से गिनती की और मेहता ने लेन देन को अपनी खाता पुस्तक में दर्ज कर लिया। इतना बड़ा घाटा सहने के बाद अर्जुन हॉल से नाखुश होकर बाहर निकल गया। जब भी समय मिले फिर से आइए, मेहता ने मुस्कुराते हुए पीछे से पुकारा। अर्जुन को अब समझ में आया कि मेहता को यह उपनाम क्यों मिला था। तेजी से बाहर निकलते हुए अर्जुन का किसी से टकराने का खतरा होते होते बचा। दोनों की प्रतिक्रिया तेज थी। अर्जुन तुरंत रुक गया और सामने वाले व्यक्ति ने भी। तभी एक हल्की सुगंध अर्जुन की नाक तक पहुंची। सिर उठाते ही अर्जुन ने चांद जैसी स्पष्ट आंखें देखीं, लेकिन वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया। इसका कारण यह था कि उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को एक घूंघट से ढका हुआ था। यह एक युवती थी। हालांकि अर्जुन ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी कोमल त्वचा देखकर वह समझ गया कि वह बहुत छोटी थी और शायद उसकी वरिष्ठ थी। अर्जुन ने सिर हिलाकर माफी मांगी और विनम्रता से रास्ता दे दिया। सामने खड़ी युवती अचंभित दिखी और अचानक लज्जा से लाल हो गई। यह देखकर अर्जुन ने अपनी दृष्टि हटा ली। प्रिया बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना योगदान हॉल के बाहर अर्जुन से हो जाएगा। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसकी स्मृति में एक घटना कौंध गई। उसके दिमाग में वह दृश्य तुरंत कौंध गया और उसके चेहरे का रंग गहरा लाल हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह सिर झुकाकर तेजी से हॉल के अंदर भाग गई। यह देखना कुछ मजेदार था, क्योंकि इस प्रकार की शर्मीली युवतियां दुर्लभ थीं। अद्वितीय गुरुकुल में कई महिला शिष्य थीं और वे सभी योद्धा थीं, जो सामान्य लोगों की तुलना में अधिक खुले विचारों वाली थीं। लेकिन यह युवती, जो मात्र चेहरे की झलक से शर्मिंदा हो गई, स्पष्ट रूप से अलग थी। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि इस वरिष्ठ शिष्या की सुगंध कहीं पहले भी महसूस की थी। जैसे ही प्रिया योगदान हॉल में दाखिल हुई, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जब उसने देखा कि अर्जुन पहले ही जा चुका था, तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह अब भी सुबह हुई घटना को लेकर थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। जब वह अपने विचारों में उलझी हुई थी, तो उसने कोषाध्यक्ष मेहता को काउंटर से एक गहरी आह भरते सुना। क्या हुआ आचार्य? प्रिया ने पूछा। तुम बस उस बच्चे पर तरस खा रही थी, कोषाध्यक्ष मेहता ने उदासी से कहा। वह अच्छा लड़का है, कठिनाइयों को सहने वाला, मेहनती, अच्छा स्वभाव वाला, और उसका चरित्र भी खराब नहीं है। जब प्रिया ने अपने गुरु को अर्जुन की इतनी तारीफ करते सुना, तो वह तुरंत नाराज हो गई। उसने सोचा कि शायद उन्हें सुबह की घटना के बारे में पता नहीं था। न केवल उसने बिना कपड़ों के स्नान किया, बल्कि उसने इस शिष्या की आंखों को भी दूषित कर दिया और जीवन में पहली बार डराया। मेहता की लगातार प्रशंसा से वह और अधिक क्रोधित होती गई। आखिरकार वह और सहन नहीं कर सकी और उसने जोर से काउंटर पर हाथ मारा। धप! आवाज गूंज उठी, मानो कुछ टूट गया हो। मेहता का चेहरा बिगड़ गया और वह कराहते हुए बोले, वह मेरी पृथ्वी श्रेणी की निम्न स्तर की रक्त मशरूम थी, जिसकी कीमत 20 योगदान अंक थी। यह रक्त मशरूम थी। काउंटर पर पड़े चूर्ण को देखते हुए प्रिया ने सोचा कि शायद उसके गुरु की दृष्टि कमजोर हो रही थी। यह रक्त मशरूम कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम्हारे गुरु की आंखें धोखा नहीं खा सकती, मेहता ने जवाब दिया और फिर गहरी सांस लेकर काउंटर की सतह से उड़ती हुई धूल को देखकर अफसोस जताने लगे। वैसे तुम आज मुझसे मिलने क्यों आई हो? अपने चेहरे को गंभीर बनाते हुए मेहता ने पूछा। मैंने प्रगति की है। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा और उन्होंने तुरंत प्रिया की साधना की जांच की। कुछ देर बाद वे संतुष्टि से सिर हिलाते हुए बोले, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि मैंने सही देखा था। केवल तुम्हारी शारीरिक बनावट ही इस साधना पद्धति के लिए उपयुक्त है। आओ, यह औषधि लो, यह तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेगी। औषधि लेते हुए प्रिया थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर पूछा, आपकी चोट कैसी है? मुस्कुराते हुए मेहता बोले, तुम्हें अपने गुरु की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने वर्षों में यह कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। उत्साह और उमंग से भरा हुआ अर्जुन अपनी छोटी झोपड़ी में वापस लौट आया। आज 3 पत्ती अराजकता पुष्प और मृत जड़ी बूटी पूरी तरह से एकत्र हो गई थी और उपयोग के लिए तैयार थी।
इनकी मात्रा भी पर्याप्त थी जिससे वह कुछ समय तक इनका उपयोग कर सकता था। अब जब सब कुछ तैयार था तो अर्जुन वास्तव में यह देखना चाहता था कि क्या वह धूपदानी वास्तव में उसकी साधना में सहायता कर सकती थी। अर्जुन की झोपड़ी अद्वितीय गुरुकुल के सबसे एकांत और निर्जन क्षेत्र में स्थित थी, जहां कोई ध्यान नहीं देता था। इसी कारण उसे अपने रहस्य उजागर होने की कोई चिंता नहीं थी। अंदर जाते ही उसने काले ग्रंथ को खोला और तीसरे पृष्ठ पर पहुंचा। फिर उसने धूपदानी को बाहर निकाला और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। इसके बाद उसने 3 पत्ती अराजकता पुष्प और मृत जड़ी बूटी निकाली और उन्हें धूपदानी में डालकर ढक्कन बंद कर दिया। तभी हल्की सी सुगंध जो किसी दुर्लभ इत्र जैसी थी पूरे कमरे में फैल गई। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने इस सुगंध का विश्लेषण करना शुरू किया। यह गंध थोड़ी अनोखी थी, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे धूपदानी के छिद्रों से सुगंध निकलकर अर्जुन की नाक में पहुंची, ऐसा लगा मानो छोटे सांप उसके शरीर में घुस रहे हों। अचानक उसके मांस, रक्त, मेरुदंड और अस्थि मज्जा में एक सुन्नता का एहसास फैल गया। अर्जुन ने समय बर्बाद नहीं किया। धूपदानी को लेकर वह तुरंत बाहर साधना के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, उसे झटका लगा। उसके पैर शीशे के बने लग रहे थे, सामान्य से कहीं अधिक भारी। इसके साथ ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति तेजी से घट रही थी। दूसरा कदम रखते ही उसे चक्कर आने लगा और पसीने से तरबतर हो गया। उसके शरीर की मांसपेशियां अकड़ गईं, उसकी मेरुदंड में ऊर्जा हिलोरे मारने लगीं और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। तीसरा कदम रखते ही उसके पैर सुन्न हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके हाथ से धूपदानी छूट गई और दूर लुढ़क गई। दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर उसने खुद को सहारा देने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अर्जुन ने पहले भी अत्यधिक थकावट का अनुभव किया था, लेकिन केवल 3 कदम चलते ही उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त कैसे हो गई। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों ही नष्ट हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों तक सोने का सुख नहीं पाया था। अब तक 3 पत्ती अराजकता पुष्प और मृत जड़ी बूटी के प्रभाव उसके दिमाग पर असर डालने लगे थे। इन दोनों जड़ी बूटियों की विषाक्तता बहुत तेज नहीं थी, लेकिन अर्जुन की वर्तमान स्थिति ने इसे और अधिक कठिन बना दिया। उसे यकीन था कि यह सब धूपदानी के कारण हुआ था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। यदि यह धूपदानी इतनी प्रभावी थी, तो क्या भविष्य में वह हमेशा अपनी सीमाओं तक साधना कर सकता था? अर्जुन ने हमेशा माना था कि मनुष्य की क्षमता असीमित होती है और असली चुनौती